वाह रे जमाने तेरी हद हो गई, बीवी के आगे मर्द हो गई। बड़ी मेहनत से जिसने पाला तुझे, आज वो माँ पाई पाई के लिए मोहताज हो गई। और कल की आई छोकरी तेरी कमाई की सरताज हो गई। बीवी हमदर्द और माँ सरदर्द हो गई। वाह रे जमाने तेरी हद हो गई, तेरी हद हो गई। तो दोस्तों, जय श्री राम। हमारी आज की कहानी है अत्याचारी बहू। माँ, आज मेरे ऑफिस से कुछ दोस्त रात को डिनर पर आएंगे, उनके लिए खाना तैयार करके रख देना। गौरव अपनी माँ पार्वती से कहता है। कितने लोगों का खाना बनाना है बेटा? पार्वती जी ने खांसते हुए पूछा। पहले तो आप ये खांसी करना बंद कीजिए, पूरे घर में खांसती फिरती हैं। आपको इतना भी नहीं पता कि मुंह पर हाथ रखकर खांसना चाहिए? अच्छा लगता है क्या? गौरव गुस्से से चिल्लाया तो उसकी पत्नी शालिनी को भी मौका मिल गया अपनी सास पर कटाक्ष करने का। यही तो बात मैं तुम्हें समझा समझा कर थक चुकी हूँ। घर में बच्चे भी हैं और खुले मुंह खांसी करती हैं। इन्हें तो इतना भी नहीं पता कि खांसी करते समय कम से कम मुंह पर हाथ ही रख लें। बेटा, कितनी बार तुझे कहा है कि मुझे डॉक्टर के पास ले चलो, नहीं तो मुझे कुछ पैसे ही दे दो दवाई लाने के लिए। ठीक है माँ, आज शालिनी तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाएगी और दवाई दिला देगी, गौरव ने कहा। तो शालिनी इसके विरोध में बोली, अरे कुछ नहीं है माँ जी को, यह खांसी केवल इनकी चटोरी जबान की वजह से है। कुछ भी खट्टा मीठा खा लेती हैं और फिर खांसती रहती हैं। उल्टा सीधा खाने पर लगाम लगाएंगी तो खांसी खुद ब खुद ठीक हो जाएगी। गौरव ने अपनी पत्नी शालिनी की बात पर सहमति जताई और उससे कहा, रात का खाना तुम ही बना देना, माँ की तबीयत ठीक नहीं है। मेरे 4-5 दोस्त ऑफिस से आएंगे तो बढ़िया सा खाना बना कर रखना। इस पर शालिनी बोली, मुझे तो आज शॉपिंग करने पर जाना था और फिर शाम को मेरी आज किटी पार्टी भी है, तो मुझे तो वक्त नहीं मिल पाएगा। अरे एक दिन के लिए अपनी किटी पार्टी कैंसिल कर दो और रात को अच्छा सा खाना बनाकर रख देना, मैं चलता हूँ। ऐसा कहकर गौरव अपने ऑफिस के लिए निकल गया। लेकिन शालिनी की तो तोरा ही चढ़ गया था। पति के ऑफिस जाने के बाद वह अपनी सास पर बरस पड़ी। कोई काम ना करना पड़े इसलिए आप खांसी का बहाना बनाकर बैठ जाती हो। मैं सब जानती हूँ आपको, और कोई काम तो है नहीं तो यही काम कर लेती। वैसे भी दिन भर बिस्तर पे लेटी रहती हो, बैठे बैठे बस मुफ्त की रोटियां ही तोड़ती रहती हो। अपने लिए ऐसी अपमानजनक बातें सुनकर पार्वती जी की आंखों में आंसू आ गए। उनकी खांसी लगातार चल रही थी। ऐसी हालत में उन्होंने कुछ बोलना ज़रूरी नहीं समझा। वे अपने कमरे में चली गई। जलते भुनते हुए शालिनी ने जैसे तैसे करके डिनर बनाया, लेकिन जब मेहमान खाना खाकर चले गए तो जूठे बर्तनों का ढेर जस का तस पड़ा रहा। अगले दिन सुबह पार्वती जी मंदिर से पूजा करके घर वापस लौटी तो देखा बेटा और बहू कहीं जाने की तैयारी कर रहे थे। अपनी सास को देखकर शालिनी बोली, थोड़े से बर्तन रखे हुए हैं, मांज कर रख देना और रात का खाना बनाकर रख देना, हम लोग देर रात से आएंगे। गौरव ने भी अपनी पत्नी की हाँ में हाँ मिलाई। आज रविवार का दिन था और दोनों अपने बच्चों को लेकर सुबह का नाश्ता करके बाहर जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे यह पार्वती जी को भी नहीं पता था। ना तो वे पूछने की हिम्मत कर सकती थी और ना ही बेटे बहू कभी उन्हें बताते थे। पार्वती जी ने रसोई में जाकर देखा तो झूठे बर्तनों का बड़ा सा ढेर उन्हें चिढ़ा रहा था। कुछ दिन बीते, पार्वती जी की तबीयत अब ज़्यादा खराब होने लगी थी। माँ की बिगड़ती हुई हालत को देखते हुए एक दिन गौरव उन्हें डॉक्टर के पास ले गया। चेकअप कराने के बाद पता चला कि लगातार खांसी करने की वजह से उन्हें टीबी की बीमारी हो गई है और इसका इलाज लंबा चलेगा। पार्वती जी का इलाज शुरू किया गया। कुछ दिनों तक तो उन्हें लगातार दवाई दी गई, लेकिन फिर ज़्यादा खर्च के डर से गौरव दवा लाने में भी आनाकानी करने लगा। अब उनकी हालत फिर से बिगड़ने लगी थी। अभी 6 साल पहले की ही बात है। पार्वती जी बड़ी खुशी से शालिनी को अपने घर की बहू बनाकर लाई थी, पर शालिनी ने आते ही घर का नक्शा ही बदल दिया। आते ही वह अपनी मनमानी करने लगी और गौरव को अपने चक्कर में ले लिया।
गौरव पहले से ही अपनी माँ की कदर नहीं करता था। रही सही कसर शालिनी ने पूरी कर दी। शालिनी पूरे घर को अपने अनुसार ही चलाना चाहती थी। उसकी मर्जी के बिना घर का एक पत्ता भी नहीं हिलता था। वहीं पार्वती जी की स्थिति घर में रखा पुराना सामान जैसी थी। जब बेटा ही उनकी कदर नहीं करता था तो बहू क्या करेगी। गौरव शालिनी के सामने ही पार्वती जी को कुछ भी कह देता था, जिस कारण शालिनी और सर पर चढ़ गई थी। शालिनी के आने से पहले पार्वती जी ने बाई लगाई हुई थी, जो घर का झाड़ू पोंछा और बर्तन कर जाती थी। पर शालिनी ने आते ही घर खर्च अपने हाथ में ले लिया और काम वाली बाई को हटा दिया, क्योंकि उसे लगता था कि काम वाली बाई को पैसे देना बेकार है। जब घर में सासू माँ बैठी हुई हैं तो फालतू में पैसे क्यों खर्च करने की ज़रूरत है। रात को दोनों देर से आए और खाना खाने बैठे तो गौरव चिल्लाकर बोला, यह क्या बना दिया है? सब्जी में मसाला बहुत कम है। माँ, आपको खाना ढंग से बनाना नहीं आता? इससे तो अच्छा हम बाहर ही खाकर आ जाते। आखिर इतना कमा किस लिए रहा हूँ मैं? यह फीका और बेस्वाद खाना खाने के लिए? गौरव की तेज आवाज़ से पार्वती जी हिल गईं और वह चुपचाप अपने कमरे में आ गई और दुबकने लगी। शालिनी को क्या कहती जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो। पार्वती जी की जिंदगी उतार चढ़ाव से भरी हुई थी। अपने मायके में 5 बहनों में से सबसे बड़ी पार्वती जी थी, जो हमेशा से ही अपशकुनी उन्हें कहा जाता था, क्योंकि दादी कहती थी कि पार्वती जी अपने पीछे 4 बहनें और लेकर आई हैं। सारी बहनों के जन्म पर ही दादी फूट फूट कर रोई। आखिर वंश तो बेटे से ही चलता है। 5 बहनों को देखकर उनकी दादी का मन कुलबुलाता रहता था और वह चाहती थी कि सभी जल्दी से जल्दी अपने घर चली जाएं और उन्हें उनके बोझ से मुक्ति मिल जाए। पार्वती जी का पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़े होने का सपना था, लेकिन पैसों की कमी के कारण पार्वती जी को ज़्यादा पढ़ाया लिखाया नहीं गया और माँ पिताजी ने उनके लिए रिश्ता देखना शुरू कर दिया। दहेज तो था नहीं, तो अपने से दुगने आदमी के साथ उनका ब्याह कर दिया गया। पार्वती जी जब शादी करने के बाद पहली बार घर आई तो देखा घर और दुकान पर तो उनकी जेठ और जेठानी का राज चल रहा था। सारा दिन घर का काम करने में ही निकल जाता था। पार्वती जी के पति को पार्वती जी की हालत से कुछ भी खास लेना देना नहीं था। जो भी पैसे दुकान से लेकर आते वे जुए में उड़ा देते थे, लेकिन पार्वती जी को अपने ससुर जी का बहुत सहारा था। कुछ समय बाद पार्वती जी ने अपने बेटे गौरव को जन्म दिया, लेकिन उसके तुरंत बाद ही पार्वती जी के ससुर चल बसे। गौरव के पिता रोज रात को शराब पीकर घर पर आते थे। अत्यधिक शराब पीने के कारण वे बीमार रहने लगे। इस अवस्था में भी डॉक्टर ने मना करने के बावजूद भी उन्होंने शराब नहीं छोड़ी और लीवर खराब हो जाने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। पार्वती जी तो जैसे छोटी ही उम्र में विधवा हो गई। अब पार्वती जी एक एक पैसे के लिए मोहताज हो चुकी थी। आर्थिक तंगी से परेशान होकर जब पार्वती जी ने दुकान की कमाई का हिस्सा मांगा तो उनके जेठ और जेठानी ने उन्हें धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। पढ़ी लिखी तो वो ज़्यादा थी नहीं, इसलिए कोई नौकरी भी नहीं मिली और पापी पेट का सवाल था। लोगों के यहाँ काम किया, बर्तन मांजे, फिर एक स्कूल में चपरासी बन गई। वहीं रहने को एक कमरा भी मिल गया और गौरव को भी उस स्कूल में भर्ती करवा दिया और उसकी आधी फीस भी माफ़ हो गई। अब पार्वती जी अपने बेटे का पालन पोषण करने लगी। अब उसका स्कूल पूरा होकर कॉलेज शुरू हो गया। पढ़ाई में भी ठीक ठाक था, पर उस पर अपने बिगड़ैल पिता की छाप थी। वह भी गुस्सा और गाली गलौज करता था। पार्वती जी ने उसे बहुत समझाया, पर वह उनकी बात को नहीं सुनता था। कुछ सालों में ही गौरव एक कंपनी में अच्छे पद पर नियुक्त हो गया और अच्छी तनख्वाह आने लगी। उसने अपनी पसंद की लड़की शालिनी से शादी कर ली और 2 कमरों का घर ले लिया। पार्वती जी को वह अपने साथ ही रखता था, पर कभी उनसे प्यार से 2 बातें नहीं करता था। कभी उनका बैठकर हालचाल जानने की कोशिश नहीं करता था।
पार्वती जी अब घर पर रहने लगी थी और घर को संभालने लगी थी। बेटा ढंग से बात नहीं करता था, पर उन्हें 2 समय का खाना तो मिल जाया करता था। शालिनी के आने के बाद तो उनकी हालत और भी खराब हो गई। अब वो जाती भी तो कहाँ जाती, आखिर उन्हें रहना तो इसी घर में था। उनके मायके में भी अब कोई नहीं रहा। सभी छोटी बहनों की शादी हो गई थी। वह अपने परिवार में सुखी थी और माता पिता इस संसार को छोड़कर जा चुके थे। अब पार्वती जी की तबीयत पहले से भी बद से बदतर होने लगी थी। जितना हो पाता घर का कामकाज कर लेती थी और यदि तबीयत खराब ज़्यादा हो जाती तो बिस्तर पर पड़ जाती थी। अपनी सास का यूँ पड़े रहना बहू शालिनी को बहुत खलता था। उसे ऐसा लगता था कि उसकी सास केवल उसका खर्चा ही बढ़ा रही है। सोचने लगी कि जितने में माँ जी की दवाइयाँ आती हैं उतने में तो मैं एक काम वाली बाई रख सकती हूँ। एक दिन खाना खाने के बाद जब बेटा बहू कमरे में गए तो शालिनी ने अपने पति से कहा, अजी सुनते हो, मेरी बहन का दाखिला इस शहर में हो गया है, तो अब वो हमारे साथ हमारे घर पर ही रहेगी। तुम अपनी माँ को वृद्धाश्रम भेज दो। अब इतने से घर में हम सब तो एक साथ नहीं रह सकते। वैसे भी तुम्हारी माँ सारे दिन खांसती रहती है, बच्चों को भी इन्फेक्शन होने का पूरा डर है। तुम ऐसा करो, अपनी माँ को वृद्धाश्रम छोड़ाओ। बेकार ही एक कमरा घेर कर बैठी हुई हैं। मेरी बहन उस कमरे में रह लेगी कि हम माँ को वृद्धाश्रम कैसे छोड़ सकते हैं? फिर मेरी भी तो उनके प्रति कुछ जिम्मेदारियाँ हैं। इस पर शालिनी बोली, गौरव, अब इमोशनल होने का समय नहीं है, प्रैक्टिकल सोचो। माँ जी आए दिन बीमार रहती हैं, घर का काम भी नहीं करती हैं, उनकी दवाइयों का खर्चा कुछ कम नहीं है। माँ जी का बोझ हमारे सिर पर टलेगा तो हम एक काम वाली बाई रख लेंगे। मुझे घर का काम नहीं किया जाता। हम लोगों की जितनी जिम्मेदारी बनती थी हमने कर दी। अब हमारा भी अपना परिवार है। मुझे नहीं लगता कि अब हमें इन पर पैसे खर्च करने चाहिए। और फिर बिना मतलब भी कमरा घेर कर बैठी हुई हैं। मेरे परिवार वाले क्या सोचेंगे कि मैं एक कमरा अपनी बहन को नहीं दे सकी। तुम कल ही माँ जी को सामान पैक करने के लिए कह देना, उन्हें वृद्धाश्रम छोड़ आओ। ठीक है, तुम जैसा कहती हो वैसा ही मैं करूँगा। तुम सही कह रही हो, मैं कल ही माँ से बात करता हूँ। पार्वती जी बाहर हॉल में बैठी हुई बेटे बहू की सारी बातें सुन रही थीं। यह बातें सुनकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उनके दिमाग को जैसे झटका सा लग गया। सोचने लगी कि मैं वृद्ध आश्रम चली जाऊं, पर क्यों चली जाऊं? मेरे बहू बेटे का घर क्या मेरा घर नहीं है? बहू ऐसे कैसे कह सकती है? मैं अपना कमरा घेर कर बैठी हूँ। इतनी तकलीफ सहन करके जिस बेटे को इस दुनिया में लेकर आई, हालातों से लड़ते हुए पाल पोस कर उसे पढ़ाया लिखाया, स्वयं कांटों भरी राहों पर चलते हुए अपने बेटे पर आंच तक नहीं आने दी। बिना बाप के बेटे को इतनी मुश्किलों से उसके पैरों पर खड़ा किया। उसके सर पर एक छत है तो केवल मेरी ही बदौलत है। आज वह बेटा मुझे वृद्धाश्रम भेजने की सोच रहा है। सोचते सोचते हुए उनकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे कि मेरे त्याग और तपस्या का यही फल मिल रहा है मुझे। बेचारी पार्वती जी आखिर कोसती भी तो किसे? अगर अपना ही खून अच्छा होता तो बहू की क्या हिम्मत थी कि ऐसी बात कर सकती थी। रात को सब लोग सो चुके थे, लेकिन पार्वती जी की आंखों से नींद गायब थी। सारी रात अपने कमरे में पड़ी कुर्सी पर बैठी बैठी रोती रहीं। आंखों से नीर बहते रहे। सोचने लगी, अगर कमरा खाली करवाना ही था तो उसके लिए वृद्धाश्रम भेजने की क्या ज़रूरत पड़ गई? मैं तो हॉल में भी सो जाती। सोचते सोचते उनकी आंखों से आंसू फिर से बह निकले और फिर उन्हें खांसी छिड़ गई। सोचा कि बेटे को गर्म पानी लाने के लिए बोल दूं। फिर अचानक मन में ख्याल आया, कौन सा बेटा? किसका बेटा? अब वह बेटा अपना नहीं रहा। अगले ही दिन जब गौरव और शालिनी सुबह उठे तो देखा माँ जी अभी तक उठी नहीं हैं। सोचने लगे कि माँ उठें तो वृद्धाश्रम जाने की बात करें। 1 घंटा बीतने के बाद भी जब माँ जी कमरे से बाहर नहीं निकली तो गौरव और शालिनी माँ को जी को कमरे का दरवाज़ा खोला और अंदर गए, लेकिन वहाँ माँ जी तो थी ही नहीं।
अलमारी खोलकर देखा तो माँ जी के कपड़े भी गायब थे। आखिर माँ हमें बिना बताए कहाँ जा सकती है? लेकिन फिर उन्होंने सोचा अच्छा हुआ जाने दो, आखिर बुढ़िया खुद ब खुद चली गई। वैसे भी हम उसे वृद्धाश्रम छोड़ने ही वाले थे, अपने आप चली गई, यह तो बहुत ही अच्छी बात हो गई। थोड़ी देर के बाद ही शालिनी की बहन घर आ गई और फिर से घर का माहौल ऐसा हो गया कि जैसे कुछ हुआ ही न हो। रात तक शालिनी और गौरव माँ जी को भूल चुके थे। खाना बाहर से मंगवाया गया और वे लोग खाना खाने का आनंद लेते हुए हंसी ठिठोली में मशहूर हो गए। पार्वती जी अपने कपड़े और थोड़ा सा सामान लेकर घर से चली गई थी। एक दिन पहले ही पार्वती जी को उनकी विधवा पेंशन मिली थी, तो सबसे पहले उस पैसों से उन्होंने अपने लिए दवाई खरीदी। उन्होंने मन ही मन सोच लिया था कि उन्हें क्या करना है। तुरंत अपने से छोटी बहन को फ़ोन लगाया और उसे अपने पीहर वाले घर में मिलने के लिए बुलाया। काफ़ी सालों से वह घर बंद पड़ा था, वहाँ रहता भी कौन? माँ पिताजी तो काफ़ी साल पहले ही चल बसे थे और बहनों का तो कोई भाई भी नहीं था जो उस घर की रौनक बरकरार रखता। पार्वती जी की बातों में परेशानी झलक वो भाप कर उनकी छोटी बहन ने अन्य छोटी बहनों को भी बुला लिया था। पार्वती जी सीधे अपने गांव पहुंच गईं। वहां गांव में अपने पुराने घर को देखकर उनकी तबीयत हरी हरी हो गई। घर बंद था तो पार्वती जी ने पड़ोस से चाबी ले ली और अपना घर खोल दिया। पहले ही दिन उनकी पांचों बहनें उनसे मिलने आ गईं। सब लोग इकट्ठे हुए तो पार्वती जी ने सबके सामने अपना हाल बयान किया। सभी ने एक मत होकर पिताजी का खेत पार्वती जी को उपहार स्वरूप दे दिया ताकि वो अपना जीवन यापन अच्छे से कर सकें और थोड़ी नगद राशि भी दे दी। पार्वती जी ने अपने वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उन पैसों को रख लिया, लेकिन साथ ही वादा किया कि भविष्य में वह उनके पैसे वापस लौटा देंगी। चारों बहनों के लिए यह घाटे का सौदा नहीं था, क्योंकि उन्हें उनका मायका वापस मिल चुका था, जहां चारों बहनें समय समय पर कुछ दिन बिताने के लिए जाया करती थीं। समय के साथ पार्वती जी बिल्कुल स्वस्थ हो चुकी थी। पार्वती जी को घर और खेत मिल चुके थे। अपने पिताजी से उन्हें खेती का अच्छा ज्ञान मिला हुआ था, तो उन्होंने खेत में मजदूर लगा दिए। मजदूर ने उनके बताए हुए तरीके से खेती और फसलें करने लगे। उनकी अच्छी कमाई होने लगी। धीरे धीरे करके उन्होंने अपनी बहनों द्वारा दी गई नगद राशि को भी लौटा दिया। सभी बहनों ने बड़े होने के नाते एक माँ की तरह तीज त्योहार उन्हें अच्छे अच्छे उपहार देने लगी। अपने खाने पीने का इंतज़ाम करके वो बाकी रुपए समाज सेवा में लगाने लगी। एक विधवा होने का दुख उनसे बेहतर और कौन समझ सकता है, इसलिए वे अपने जैसे अन्य विधवा औरतों और बुजुर्गों की मदद करने लगी। उनकी समाज सेवा के गांव भर में चर्चे होने लगे थे। कई समाज संस्थाएं भी आगे आकर उनको सहयोग करने लगी थीं। अब पार्वती जी खुश रहने लगी थीं। उन्हें अपने जीवन का एक उद्देश्य मिल चुका था। अक्सर अपने बेटे को याद करके उनकी आंखें नम हो जाया करती थीं, लेकिन उन्होंने सैम को कभी कमज़ोर पड़ने नहीं दिया था। उन्होंने अपने ही घर में लड़कियों के लिए विद्यालय खोल दिया, जहां गांव की लड़कियों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती थी, ताकि गांव की लड़कियां अपने पैरों पर खड़ी होकर अपना भविष्य बना सकें। उन्हें अपने पति और बेटों पर निर्भर न रहना पड़े। केवल 2 वर्षों के भीतर ही बेटे के घर में बहू से दबी रहने वाली पार्वती जी आज एक सुपर एक्टिव समाज सेविका में परिवर्तित हो चुकी थी। पार्वती जी की लोकप्रियता गांव से होकर अन्य शहरों में भी बढ़ने लगी थी। उन्होंने छोटी छोटी कोशिशों से बड़े बड़े काम कर दिए। उन्हें कई संस्थाओं ने सम्मान दिया और सहयोग दिया। एक दिन जब गौरव ने सुबह का अखबार खोला तो वो अपनी माँ की फ़ोटो और लोकप्रियता देखकर उसका सर चकरा गया। उन्हें बहुत सम्मान और नगद राशि दी जाने वाली थी। उसे अपनी माँ के बारे में पता चला तो उसने अपनी बीवी को बताया। इस पर शालिनी और गौरव कहने लगे, हम उनके इकलौते बहू बेटे हैं, वह अपनी जायदाद हमें नहीं देंगी तो किसे देंगी? आखिर उस जायदाद पर हमारा ही हक बनता है।
पैसों की लालच में दोनों गांव के लिए रवाना हो गए। जब गांव में पहुंचे तो नौकर ने बताया कि पार्वती जी किसी समारोह के उद्घाटन के लिए बाहर गई हुई हैं, थोड़ी देर में आ जाएंगी। शालिनी और गौरव घर से बाहर निकलकर खेतों को निहारने लगे। हरी हरी फसलें खेतों में लहरा रही थीं। दोनों देखकर हैरान थे कि उनकी माँ ने इतने कम समय में इतना सब कुछ कैसे हासिल कर लिया। यह सब सोचते सोचते गौरव के विचारों को एकाएक विराम लग गया। जैसे ही कानों में तेज हॉर्न की आवाज़ बजने आई, पीछे मुड़कर देखा तो गौरव और शालिनी की हैरानी का ठिकाना न रहा। उसकी माँ पार्वती जी कार चलाकर घर लौट रही थीं। शालिनी भी देखकर हैरान थी कि वह बेचारी सी पार्वती जी कभी अपनी दवा लेने के लिए उनके सामने गिड़गिड़ाया करती थी, वही पार्वती जी आज समाज की सम्मानित महिला बन चुकी थी। उनके चेहरे से आत्मविश्वास साफ साफ झलक रहा था। अपने बेटे को देखकर एक बार तो पार्वती जी के मन में ममता जाग उठी, लेकिन फिर उस ममता को अपने दिल के किसी कोने में समेटकर मजबूती से बोली, अब यहाँ क्या करने आए हो तुम लोग? माँ, हम तुम्हें घर वापस ले जाने के लिए आए हैं। हमें अपने किए पर बहुत पछतावा है। अब तुम इस अनजान लोगों के साथ नहीं रहोगी, अपने घर में और अपने परिवार के साथ रहोगी। अपनी खेती तुम मेरे हवाले कर दो, यह जिम्मेदारी भी मैं संभाल लूँगा। गौरव का साथ देने के लिए उसकी पत्नी शालिनी भी बोल पड़ी, हाँ माँ जी, अब आपके बहू बेटे आ गए हैं, आपको काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम सब संभाल लेंगे। पार्वती जी तो अपने बेटे और बहू को अच्छे तरीके से जानती थीं। उनके लालच को तुरंत पहचान गईं। जो अपनी सगी माँ को घर से निकालकर बेघर कर सकते हैं, वे इस असहाय और बेघर लोगों के लिए बारे में क्या सोचेंगे? तुम लोगों को क्या लगता है मैं तुम्हारे बहकावे में आ जाऊंगी? बेटा, तुम लोगों से ही मैंने सीखा है कि दुनिया में सगे भी अपने नहीं होते हैं। जिन लोगों को तुम पराया कह रहे हो, वह लोग ही हकीकत में मेरे अपने हैं। अब तो मुझे सम्मान भरी जिंदगी रास आने लगी है। अब मैं तुम लोगों के साथ हरगिज़ नहीं चलना चाहती। मेरे जीते जी क्या मेरे मरने के बाद भी इस संपत्ति में तुम्हें 1 रुपए की फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। अरे मोहन बेटा, मेहमान आए हैं, उनके लिए कुछ चाय नाश्ते का इंतज़ाम करो। मुझे ब्यूटी पार्लर के उद्घाटन के लिए जाना है, 2 घंटे में आऊँगी। मेहमानों की खातिरदारी अच्छे से करना। यह कहते हुए पार्वती जी अपनी कार को लेकर वहां से निकल गईं। वे दोनों हैरानी से कार में अपनी मां को जाते हुए देखते रह गए। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अपने बेटे और बहू को सबक सिखाने के लिए पार्वती ने जो किया वो सही था या गलत? इस उम्र में आकर पार्वती जी ने जो कर दिखाया वो शायद आज के नौजवान ना कर पाएँ। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और आप हमारी कहानी कहाँ कहाँ से देख रहे हैं प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे आपसे ऐसी ही किसी कहानी के संग। जय श्री राम दोस्तों।